कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें इस मंच पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप वाकिफ हैं कि सांसद अतीक अहमद आपके भाई, आपके चहीते और उनके भाई अशरफ और मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है, वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। उसके ऊपर झूठा केस लगाकर वो सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। अगर आज मेरा बेटा आपके बीच में होता तो हमें इस मंच पर आने की, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बुजुर्गों, आपके भाई मेरे बेटे के न होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की, निकलने की, सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़ेगा और आपको हमारा खत हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को सुनाना पड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों और मेरी माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक माफी और चाहती हूँ। कल जो है कानपुर वालों बुजुर्गों और साथियों, आपके लिए जो खत लिखा था वो खत आ नहीं पाया है, इसलिए मैं इजाजत चाहती हूँ कि इलाहाबाद वाला ही खत सुनना चाहते हो तो मैं पढ़ दूँ। बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। और यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये हैं कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीन थी,
बढ़ती गई, जमीनें छोटी होती गईं और आज नौजवान भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, खुद टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ, अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, अगर कुछ मुसलमान भाई बना दिए जाएंगे तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे, जी हुजूरी करे, और जो इनकी जी हुजूरी न करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डालते हैं। बुजुर्गों, साथियों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की संसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपने हाथ उठाकर बाकी लोगों को यकीन दिला दो। जब मैं संसदीय क्षेत्र का पैसा, सारा पैसा कब्रिस्तानों के लिए लिख रहा था तो मुझको हाईकमान से रोका गया और कहा गया कि यादव के स्कूलों को भी पैसा दो। मुझे स्कूल में पैसा देने से इतराज नहीं है, लेकिन लोग कमीशन खाते हैं और आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं वो गुण नहीं हूँ जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? मुझे जेल किसने भेजा? बुजुर्गों, भाइयों, उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था और यकीन था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा को भाई का टिकट बन गया, और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा, बल्कि कटरे का मुसलमान वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था, मेरा जहन बहुत खराब है और मैं बहुत जज्बात में हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो कटरे का मुस्लिम डबल एजी सरकार की चापलूसी करता है और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पे नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाईकोर्ट में अखिलेश जी की सरकार के तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम में जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे। और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे,
और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, अपील ले जाता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत किया। आज वही हमारे भाई कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, कहीं हमको बी टीम कह रहे हैं, जबकि आप जानते हो जनता हमको निर्दलीय जिता देती है और जो दूसरे बी टीम की भाषा बुलवा रहे हैं वही भाषा आप बोलते हो, दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो। अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। याद रखना भाइयों, मुसलमानों, याद रखना कोई नहीं चाहता मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि उनको मालूम है कि मुसलमान 22% हैं, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जो वोट का समुंदर है। और अगर ये इकट्ठा हो गया तो अपनी शर्त पर, और अगर ये इकट्ठा हो गया तो अपनी शर्त पर दिल्ली की सरकार बनवाएगा। हिंदू भाइयों के इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने चुना है, हम बाय चॉइस यहाँ हैं और हमारे धर्म में कहा गया है कि अपने मुल्क में मोहब्बत करो, मुल्क से मोहब्बत करो और वफादार रहो। हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कभी मुल्क पर खतरा आया तो इंशाअल्लाह मुसलमान आगे की लाइन में लड़ेगा। और अगर वीर हमीद ने 7 टैंक तोड़े थे तो हमारे नौजवान उससे भी बहादुरी से दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन हमारा हिस्सा तो दो। फौज के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो, सीएसी के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो, पुलिस के 100 जवानों में 22 जवान मुसलमान रखो। हमको हमारी तादाद के हिसाब से हर नौकरी में और शिक्षा में हिस्सा दो। अब लड़ाई सांसद या विधायक बनने की नहीं है, अब लड़ाई अपना हिस्सा लेने की है। हमारे वोट सबसे ज्यादा है। हम अपने हिंदू भाइयों को भी टिकट देंगे, चाहे वो दलित भाई हो या पिछड़े भाई हो, लेकिन अब टिकट मांगने वाले नहीं, हम टिकट देने वाले बनेंगे। याद रखना नौजवानों, पार्टी चलाने में 3 स्टेज आते हैं। पहले स्टेज पर हारा जाता है, दूसरे स्टेज पर हराया जाता है, तब तीसरे स्टेज पर खुद जीता जाता है। और मेरा मानना है कि हम कम से कम पहला स्टेज तो पार कर चुके हैं। यूपी में पहला स्टेज मतलब MIM तरफ हारी थी, अब हम दूसरे और तीसरे स्टेज की तरफ है। नौजवानों, इस चुनाव में जो 10-15 सीट MIM जीतती है तो जीतती है, बाकी हरवा दो। कुछ सीटों पर MIM इंशाअल्लाह जीतेगी ही। बाकी हम चाहते हैं
किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 10,000 वोट भी मुसलमानों का हो तो MIM को ही पड़े और दूसरी पार्टी को हरवा दो। कम से कम जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। बीजेपी जीतती है तो जीत जाए, खाली मुसलमान ठेकेदार नहीं है बीजेपी को हराने का। जब सपा बसपा और मुसलमान मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाए तो क्यों ना अपनी कीमती चीज, अपनी ताकत यानी अपना वोट, अपने कलमा को भाई की झोली में डाले। यकीन मानो आने वाले संसदीय चुनाव में आपकी ताकत देखकर हर पार्टी लपक कर हमारे नेता के शर्तों पर हमसे समझौता करेगी। आज MIM के सदर ओवैसी साहब पूरी लोकसभा को अकेले हिलाते हैं, तो जब इनके पीछे 50 सांसद और खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ओवैसी साहब मुसलमानों का हक और हिस्सा ले लेंगे। आप सोचो, मायावती जी का वोटर खाली नीले झंडे और हाथी को देखकर किसी को भी वोट दे देता है और लोग जाकर पैरों में पड़ के पैसे दे के टिकट मांगते हैं। और मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मुसलमान भाइयों, आपकी तादाद दलित से भी ज्यादा है। हमारी पार्टी हिंदू भाइयों को भी टिकट देगी और आप अगर खाली MIM को अपनी पार्टी और पतंग उनका निशान पकड़ लो तो क्या नहीं हो सकता। जहां तक बीजेपी को हराने की बात है, आने वाले वक्त में आपके वोट से हिंदू मुस्लिम मिलकर बीजेपी को इंशाअल्लाह MIM ही हराएगी। थोड़ा सब्र करिए, पहले इत्तेहाद तो कायम करिए। आप इकट्ठे हो जाइए, अपना एक कलमा को भाई लीडर बना लीजिए। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा है कि अगर सफर में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक B टीम C टीम बंद करो। क्या देख नहीं रहे हो, गुजरात में BJP की सरकार है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ओवैसी साहब से मिलूं, एक तो मुझे रूहानी सुकून मिलता और मैं उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में सियासी बातें करता, लेकिन बीजेपी ने हमको मिलने नहीं दिया और ओवैसी साहब जैसी शख्सियत जो कि सांसद भी हैं उनको लौटा दिया। फिर कहता हूँ, बहकावे में मत आओ। आज या हम लोगों के मरने के बाद एक मुस्लिम रहनुमा तो चुनना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप हमारे जैसे लोगों को MLA या MP तो बना सकते हो, उसे अपना ताउन या मोहब्बत तो दे सकते हो, लेकिन कायद और रहबर की हैसियत कुछ और होती है। कायद की निगाहें खुलूस और कौम की मुफीद, अपने कौम को नफे और नुकसान के बारे में आगाह करती है और बताती है हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। यही वो चीज है जो सलाहियत को उजागर आपके सामने पेश करती है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज हिंदुस्तानी सियासत में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं, कौम का दर्द और मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीहात में औलीन और दीनी अहमियत, सियासी शऊर, इल्मी बसीरत और कानून के अहम फहम में अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने हर नाजुक मौके पर मुल्क के कानून दस्तूर हिंद के मुताबिक हमारी कौम को बेदार करने और उसे संवारने की अहम कोशिश की है और करते जा रहे हैं। वो हमारे मुल्क के
मुस्तहकम है। कानून और दस्तूर के हुदूद में रहते हुए मुल्क की नुमाया खिदमत और बिलखुसूस मुसलमान कौम को सरासीमगी और कुनूतियत से निकालकर एक साले इल्मी सियासी रहनुमा के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हमें अपने कौम के ऐसे मुखलिस लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने किस मेहनत और किस जाफिशानी से हमारे अंदर एहतमाद की राह हमवार की है। उनकी तारीफ और तहसील में है कि हम खुलूस दिल से अपना रहबर, अपना कायद और अपना मुर्शिद मानकर उनकी फिक्र के बन जाए और इत्तेफाक उनको अपना अमीर और कायद तस्लीम कर ले, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में खुदा ने ऐसी रहमत नाजिल की है, अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख हमें फरामोश कर देगी। मुझे उम्मीद है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम अपने को संवारते रहेंगे और उनके बताते हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जेल बंद हो गई है, लगता है खत निकलना मुश्किल